हेलो क्लास 11। आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स डील करेंगे सीपी एंड सीवी पे। हमने पिछले वीडियो में सीपी सीवी के रिलेशन और एटॉमिसिटी ऑफ द गैसेस के बाद के टॉपिक पे डिस्कशन किया था। तो टुडेज न्यूमेरिकल्स आर बेस्ड ऑन सीपी सीवी रिलेशन, हीट कैपेसिटी, हीट सप्लाइड एंड द एटॉमिसिटी ऑफ द गैस। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन हम लेते हैं। ये आपकी बुक में सॉल्व है, सॉल्व की एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो फिर हम अनसॉल्व कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास कैलकुलेट एनर्जी यानी कि क्यू, एनर्जी क्यू कैलकुलेट कीजिए अगर किसी सब्सटेंस का, कोई सिस्टम है उसके सब्सटेंस का मास 10 ग्राम है, उसका टेम्परेचर इनिशियली 25 डिग्री सेल्सियस है और फाइनल टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस है, तो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.45 जूल पर डिग्री सेल्सियस पर ग्राम होगी। तो आपको इस सभी रिलेशन से, सभी गिवन वैल्यूज से क्या कैलकुलेट करनी है? हीट। तो हम इसके आंसर्स को देखते हैं। पहला पार्ट कह रहा है कि यू हैव टू कैलकुलेट हीट, बट हमें रिमेम्बराइज है कि हीट कैपेसिटी का रिलेशन क्या था। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए बेटा हमने ये रिलेशन लिया था, मास इनटू में डेल टी। ठीक है बेटा, हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर है, हमारे पास फाइनल टेम्परेचर है, तो हमारे पास डेल टी क्या होगा? T2 माइनस T1। आप इसी को याद रख के चलेंगे, T2 माइनस T1 रहेगा। तो आप इस वैल्यू से यानी कि इस रिलेशन से आप हीट निकालेंगे। तो हीट कैसे निकालेंगे? Q इज इक्वल टू M इंटू में डेल टी, है ना। Q इंटू में M इंटू में डेल टी इंटू में C स्पेसिफिक। आप इस तरीके से हीट कैलकुलेट करेंगे। अब हमारे पास वैल्यूज है तो हम आसानी से सभी वैल्यूज यहाँ पुट कर सकते हैं। तो Q इज इक्वल टू 10 इंटू में, देखिए T2 माइनस T1, 500 में से 25 डिग्री अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 475 डिग्री सेल्सियस इंटू में स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को आप यहाँ केल्विन में चेंज नहीं करोगे क्योंकि इसकी जो यूनिट है वो डिग्री सेल्सियस में दे रखी है, तो टेम्परेचर भी डिग्री सेल्सियस में होना चाहिए। दैट इज 0.4 जूल पर डिग्री सेल्सियस पर ग्राम। रिमेंबर दैट दिस इज इन डिग्री सेल्सियस, दिस इज इन ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल, डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस कैंसिल। आंसर जो हमारे पास आएगा वो हीट के लिए आएगा और हीट की यूनिट है जूल। तो इसका जो आंसर होगा बेटा वो होगा लगभग 2137.5 जूल। अब इसको सबको कैलकुलेट करके हमने हीट निकाल ली। ठीक है, अब इसी के सेकेंड पार्ट को हम देखते हैं जो इससे कोरिलेट है। इसकी हीट जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम इसके अब आगे के पार्ट को, सेकेंड पार्ट को जो कोरिलेट है उसको चेक करते हैं। आई होप आपने ये राइट डाउन कर लिया होगा। मैं यहाँ पर सेकेंड पार्ट को सॉल्व करने जा रही हूँ। सेकेंड पार्ट के लिए देखेंगे, इसी का बी पार्ट कह रहा है। बी पार्ट का सॉल्यूशन हम देख रहे हैं कि मास कैलकुलेट करना है। देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें मास गिवन था, सेकेंड पार्ट में हमें मास कैलकुलेट करना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें गिवन है और एनर्जी जो हमने ए में कैलकुलेट की। क्या कैलकुलेट की हमने ए में? तो हम यहाँ पर Q लिख लेंगे। 2137.5 हमने यही कैलकुलेट की थी। 2137.5 जूल हमने यही कैलकुलेट की थी। तो इसका यूज अब हम सेकेंड पार्ट के मास को निकालने में करेंगे। रिलेशन वही रहेगा, Q इज इक्वल टू M इंटू में C स्पेसिफिक इंटू में डेल T। ठीक है बेटा, हमें मास चाहिए, हम बाकी सभी चीज़ों को इस तरफ लेकर जाएंगे। तो मास अगर हमारे पास यहाँ रहता है तो ये मल्टीप्लाई में है, तो Q अपॉन में C स्पेसिफिक इंटू में डेल T। डेल T का रेशियो हमें पता है, C स्पेसिफिक की वैल्यू 0.13 है, हीट कितनी है 2137.5 और बेटा हमारे पास C स्पेसिफिक कितनी है बेटा 0.1। ये आपके पास जूल में है, ये जूल में, डिग्री सेल्सियस पर ग्राम पर केल्विन में, इनटू में बेटा 475 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस केल्विन, जूल से जूल कैंसिल, बचेगा पर ग्राम। बेटा जब हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर है वो लगभग 34.5 ग्राम के नियर बाई आएगा। दैट इज द वैल्यू ऑफ मास यूज इन द सेकेंड केस। इस तरह के क्वेश्चन में हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी का रिलेशन यूज करना है। तो हमें ये पीछे जो वीडियोस में हम कर चुके हैं
जो ये फॉर्मूला हमने वहां पर किया था, हमें इस पर फोकस करना होगा। इसको राइट डाउन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन में हम देखते हैं कि CPCV हमें क्या दे रहा है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5.6 डेसीमीटर क्यूबिक ऑफ एन अननोन गैस एट STP रिक्वायर्स 52.25 जूल। देखो यहाँ पर हीट की बात हो रही है, हीट कैपेसिटी की। किसी भी सिस्टम, अननोन सिस्टम है जिसकी वॉल्यूम है 5.6 डेसीमीटर क्यूबिक ऑफ हीट रेज इट्स टेम्परेचर बाई 10 डिग्री एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इट मीन्स इट इज द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, हीट है अभी तो। कैलकुलेट CV, CP एंड एटोमिसिटी। दिस इज योर QV। ये QV है यानी कि हीट सप्लाइड और हीट रिक्वायर्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आपको CP, CV और एटोमिसिटी निकालनी है, इतना ही कुछ गिवन है। तो आप यहाँ से अपने पहले मोलर कंसेप्ट पर ध्यान देंगे कि अगर हमारे पास 1 मोल कोई गैस होती है तो उसके लिए वॉल्यूम हमारे मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग फिक्स है, दैट इज 22.4 ml। ठीक है, तो हमारे लिए यही वर्ड, यही कंसेप्ट हमारा यहाँ काम करेगा। 22.4 डेसीमीटर क्यूबिक ऑफ गैस एट STP इज इक्वल टू 1 मोल। अभी क्या बोला मैंने, 1 मोल गैस की वॉल्यूम STP पर हमेशा होती है 22.4 लीटर। ठीक है, और 22400 ml ये STP पर हमेशा 1 मोल गैस की वैल्यू है, वॉल्यूम ऑफ द गैस। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है 5.6 डेसीमीटर क्यूबिक, तो 5.6 डेसीमीटर क्यूबिक ऑफ गैस एट STP। अब 1 मोल इतनी वॉल्यूम के लिए है, तो 5.6 कितने के लिए, तो 1/22.4 इंटू में 5.6 ये मोल की वैल्यू है। तो कितने मोल आ गए हमारे पास, 0.25 मोल। अच्छा, कह रहा है कि अगर इतनी वॉल्यूम चेंज होती है तो कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, 10 डिग्री सेल्सियस। तो 10 डिग्री राइज अगर 2.5 मोल की गैस पर होता है तो कितने अमाउंट ऑफ हीट वहां पर चाहिए, 52.25 जो कि गिवन है। लेकिन अगर 1 मोल राइज करना हो, 1 डिग्री और 1 मोल राइज करना हो, यानी जो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं हीट कैपेसिटी की, डेफिनेशन क्या पढ़ते हैं कि इफ द 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज टू राइज थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो 1 डिग्री टेम्परेचर को राइज करने के लिए अगर 1 मोल गैस हमारे पास है, वो भी कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो हमारी हीट कैपेसिटी क्या होगी। तो ये तो हमारे लिए इतने अमाउंट के लिए थी, तो हमने लिख दिया। 1 मोल के लिए 10 इंटू में 0.25 मोल यहाँ आ जाएगा डिवाइड में, और ये वैल्यू आएगी बेटा CV की, क्योंकि ये सारी चल रही है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो CV कितना हो गया, 20.9। अब CV हमारे पास 20.9 है, तो हमें CP-CV का रिलेशन पता है। CP होता है बेटा CV प्लस में R, ये रिलेशन आपने किया है। तो CV प्लस में R, CV ये है, R की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल हमने ऐड कर दी। ऐड करते ही हमें ये वैल्यू मिल रही, दिस इज योर CP, ये CP की वैल्यू है। और गामा यानी कि पॉइजन्स कांस्टेंट होता है CP/CV। CP/CV की वैल्यू करने के बाद हमें जो आंसर मिला वो मिला 1.4। और जब पिछले वीडियोस में हम डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द गैसेस कर रहे थे, तब एटॉमिसिटी के लिए मैंने ऐसे रेशियोज आपको निकाल कर दिखाए थे कि 1.4 अगर रेशियो आता है पॉइजन कांस्टेंट में, तो हमारे लिए कौन सी गैस वहां काम करेगी, डायटोमिक गैस। तो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जो CP और CV के रिलेशंस में हमारे लिए हेल्पफुल है, जो रेशियो के रूप में आएंगे, रिलेशन की फॉर्म में आएंगे, और टू कैलकुलेट CP और CV इंडिविजुअली भी आएंगे। ऐसे क्वेश्चंस और जो अनसॉल्व्ड हैं आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए और इसको राइट डाउन कर लीजिए। बेटा हमने पिछले वीडियोस में डेल E यानी कि इंटरनल एनर्जी चेंज और डेल H यानी कि एंथैल्पी चेंज के बारे में डील किया, पढ़ा। अब आज ये देखना चाह रहे हैं कि अगर हमें किसी सिस्टम के लिए इनको कैलकुलेट करना पड़े तो हम ऐसे किस टेक्निक का इस्तेमाल करके इनकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मैं कुछ ऐसा बताना चाह रही हूँ आपको कि देखिए, अगर हम किसी भी सिस्टम के अंदर फिजिकल और केमिकल चेंज ऑब्जर्व करते हैं तो उनको जो टेक्निक है, जो स्पेशल टेक्निक है जो इनको मेजरमेंट में हमारी हेल्प करती है, तो उस टेक्निक का नाम है कैलोरीमीटर। इसमें एक डिवाइस है जो बहुत ही यूजफुल है हमारे लिए, दैट इज कॉल्ड बॉम्ब कैलोरीमीटर।
तो डेल ई यानी कि इंटरनल एनर्जी चेंज में भी ये हमारी हेल्प करेगा और डेल एच में यानी कि एंथैल्पी चेंज में भी हमारी हेल्प करेगा। तो डिवाइस इज कॉल्ड बॉम्ब कैलोरीमीटर। ठीक है बेटा, इसकी कंस्ट्रक्शन हम देखते हैं कि कैसे ये मीटर, इसकी कंस्ट्रक्शन हम देखते हैं कि कैसे ये काम करता है और इसके काम करने से हमें कैसे यूजफुली हम इसको मेज़र कर पाएंगे। ये एक इंसुलेटेड सिस्टम है, मतलब इसका जो आउटर लेयर है या इसकी ये जो वॉल है दैट इज इंसुलेटेड वॉल है। इंसुलेटेड आप समझ रहे हैं यानी कि एडियाबैटिक है, किसी प्रकार की कोई हीट एक्सचेंज यहाँ से नहीं हो पाएगा। आप एडियाबैटिक समझते हैं बहुत अच्छे से, किसी प्रकार का कोई हीट एक्सचेंज नहीं है यहाँ से। ठीक है, इसको हमने इतना कवर कर रखा है। यहाँ पर एक ऐसे बहुत ही एक हार्ड फ्यूज्ड जो है वो कंटेनर यहाँ रखा है, हार्ड फ्यूज्ड कंटेनर बोल सकते हो आप इसको, यहाँ पर प्रेजेंट है। यहाँ पर हमने एक स्पार्क लगा रखा है, दिस इज योर स्पार्किंग प्लग। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, इसको ठीक कर देते हैं इसको। ठीक है, अच्छा इस कंटेनर में, इस हार्ड फ्यूज कंटेनर में बेटा हमने अपना जो सब्सटेंस रखा है जिसकी हम हीट कैपेसिटी जानना चाहते हैं वो हमने यहाँ पे रख दिया, और बाहर वाले कंटेनर में हमने जो है बेटा वाटर फिल कर दिया। ठीक है, ज़रूरी नहीं है बुक में जो एग्जैक्टली है उसी को हम समझें, हम अपने आइडिया से भी इसको समझ सकते हैं। दिस इज योर इंसुलेटेड कंटेनर है ये। ठीक है, समझ रहे हो ना, इंसुलेटेड कंटेनर का मतलब दैट इज Q इक्वल्स टू 0, हीट एक्सचेंज नहीं होगा। एडियाबैटिक वॉल हो गई है। ठीक है, थर्मल नहीं है। यहाँ पर एक थर्मामीटर है, थर्मामीटर समझ रहे हो, थर्मामीटर क्या होता है? थर्मामीटर इज यूज टू कैलकुलेट दी टेम्परेचर, दिस इज योर थर्मामीटर। ठीक है, थर्मोमीटर बोलते हैं हम इसको, थर्मोमीटर किस काम आता है ये भी आपको वेल नोन है। यहाँ पर वाटर है और ये कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसका कोई छोटा सा टुकड़ा हमने लिया। आप कोई मेटल ले लो या कोई रिएक्शन यहाँ इंप्लीमेंट कर सकते हो, जैसे कोई गैसियस रिएक्शन हो वो यहाँ इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि ये कोई सॉलिड होगा, ये कोई लिक्विड भी हो सकता है, ये कोई गैस भी हो सकता है। एंड देयर इज अ वायर, ये वायर है जो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक स्पार्क इसको प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर एक स्टायरर हम देंगे, स्टायरर क्या करेगा, कॉन्टिन्यूसली यहाँ पर जो वाटर है इसको स्टायर करता रहेगा ताकि उसका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे और हम उसको आसानी से क्या कर सकें, मेजर कर सकें। ठीक है, ये वॉल जो है ये इंसुलेटेड नहीं है, इट कैन ईजिली एक्सचेंज द हीट। अब हम देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, इसके काम करने का तरीका क्या है। ये जो वायर है ये स्पार्क प्रोड्यूस करके इस सिस्टम को, ये कोई भी मैसिव सब्सटेंस हो सकता है, कोई केमिकल रिएक्शन हो सकती है, यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन इम्पोज्ड होगी तो यहाँ पर हीट जनरेट करेगा। ठीक है, यहाँ पर हीट जनरेट करेगा तो वो हीट जो है यहाँ से इस कंटेनर से, जो कि आइसोथर्मल नहीं है, जो कि एडियाबैटिक नहीं है, इजिली कैन एक्सचेंज द हीट टू इट्स सराउंडिंग, यहाँ से एक्सचेंज होकर इस वाटर को वाटर के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। यहाँ जो वाटर प्रेजेंट है वो इसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। जब वो इसकी हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो उसके पास दो प्रकार के टेम्परेचर्स नोट किए जाएंगे। एक होगा T1 जिसको बोला जाएगा इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर, राइट। और एक होगा T2 जिसको बोलेंगे फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर। ठीक है, और इसमें हमारी कौन हेल्प करेगा, इसमें हम जितनी ज़्यादा रिएक्शन इम्प्लीमेंट यहाँ होगी उतना ज़्यादा हमारे इस वाटर के टेम्परेचर में चेंज आएगा। यानी कि वाटर का टेम्परेचर बढ़ क्यों रहा है, बाय अब्जॉर्बिंग द हीट फ्रॉम द सिस्टम। ठीक है, और यहाँ से हीट जा ही नहीं पा रही क्योंकि ये सारी की सारी दीवारें कैसी हैं, इंसुलेटेड। क्लियर हो रहा है। अब इस हीट के इंक्रीज को वाटर लेवल में कंटिन्यूअस और कांस्टेंट बनाए रखने के लिए स्टायरर होता है जो इक्वल अमाउंट की हीट को मेजर करेगा कि कहीं पर पानी कम और कहीं पर
पानी ज़्यादा गर्म ना हो जाए, राइट। तो इस तरीके से हम जो है आसानी से ये कैलकुलेट कर पाएंगे कि यहाँ से कितनी हीट रिलीज और कितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है। बेटा अगर हम यहाँ से चेंज इन टेम्परेचर निकालते हैं दैट इज T2 माइनस T1, ध्यान रखिएगा चेंज इन टेम्परेचर भी हमारे लिए बहुत हेल्प करने वाला है। और ये जो वाटर है बेटा यहाँ पर इसकी जो हीट कैपेसिटी होगी दैट इज अ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ वाटर। तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वैसे तो फिक्स होती है दैट इज 4.2 जूल पर केल्विन पर मोल होगी, ये फिक्स ही लगा लीजिए क्योंकि वाटर की है 4.184 होती है तो हम इसको नियर बाइट 4.2 लिख सकते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारी हो गई। और यहाँ पर जो वाटर भरा है बेटा इसका कुछ अमाउंट भी है, यानी कि इसका कुछ मास भी है। मास क्या है, m, कोई भी अमाउंट हम ले सकते हैं तो मास ऑफ वाटर, वाटर का मास, ठीक है, m यहाँ पर मास ऑफ वाटर। अब देखिए कि हीट कैसे कैलकुलेट होगी, जितने अमाउंट की हीट यहाँ से सिस्टम रिलीज करेगा उतने अमाउंट की हीट ही तो वाटर एब्जॉर्ब करेगा, है ना। तो हम ये लिख सकते हैं ना, हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम, यानी कि सिस्टम कितनी हीट रिलीज कर रहा है इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर। तो हमें सिस्टम की हीट, अच्छा सबसे जरूरी बात कि ये हीट जो रिलीज हो रही है, जो एब्जॉर्ब हो रही है, ये किस लेवल पे हो रही है। मैंने आपको पहले डील किया है कि कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर दो लेवल्स यहाँ पर डिस्कस होंगे। अगर हम यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर रिएक्शन इंप्लीमेंट कर रही हूँ, यहाँ पर हीट जनरेट हो रही है, तो क्या इस जो हार्ड रिजिड कंटेनर है, क्या इस कंटेनर में उस सब्सटेंस की वॉल्यूम में कोई चेंज आ रहा है, क्योंकि ये भी तो क्लोज है, क्लोज सिस्टम है। तो क्या इस सब्सटेंस की, इस रिएक्शन के अंदर सिस्टम की वॉल्यूम में कुछ चेंज आ रहा है, नहीं आ रहा ना। इसका मतलब ये जो कुछ भी घटनाक्रम है ये सब कुछ किस पर है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो हीट जो रिलीज होगी सिस्टम की वो भी किस पर होगी, कांस्टेंट वॉल्यूम पर। अब हीट एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर क्या होती है, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर होती है भैया इसकी स्पेसिफिक हीट इनटू में मास इनटू में कैपेसिटी, क्योंकि ये आप पहले पढ़ चुके हो। तो हम लिख सकते हैं ना m इंटू में डेल, हम m इंटू में c स्पेसिफिक इंटू में डेल t। तो ये हमारी क्या है, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर। अच्छा हीट एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर तो ये हमने देखी है, पहले पढ़ी भी है। तो यही हमारी क्या है, हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम दैट इज QV। तो ये रिलेशन हमें बेटा किसी भी सिस्टम की हीट रिलीज्ड के बारे में बताएगा, और वो सिस्टम जो वाटर अपने लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मास रखता है उनकी मदद से हम आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर भी हम किसका ऑब्जर्व कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ वाटर का, ना कि सिस्टम का। तो ये तो हो गया बेटा QV। अब QV क्या है, QV बेटा हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जो कि किसके बराबर होती है, QV किसके बराबर होती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। यानी कि अगर हीट एक्सचेंज कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है तो वो किसके इक्वलाइज है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब जब चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमें मालूम चल जाए तो हम आसानी से एंथैल्पी चेंज के लिए रिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज डेल H इज इक्वल टू डेल E प्लस में डेल NGRT। और ये रिलेशन कौन सा रहेगा, रहेगा बेटा डेल H प्लस में डेल E, डेल H इज इक्वल टू डेल E प्लस में डेल NGRT। और आई होप ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यहाँ पर कौन क्या है। डेल H यहाँ पे एंथैल्पी चेंज है, डेल E यहाँ पे इंटरनल एनर्जी चेंज है, और डेल NG यहाँ पर चेंज इन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स है, R यहाँ पर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T यहाँ पर टेम्परेचर है। तो इस रिलेशन से हम डेल E कैलकुलेट करके उसका रिलेशन अप्लाई करेंगे और हम आसानी से डेल H यानी कि हीट एट कांस्टेंट प्रेशर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बॉम्ब कैलोरीमीटर एक डिवाइस है, एक ऐसी टेक्निक है जो हमें किसी भी मैसिव सब्सटेंस के लिए इंटरनल एनर्जी चेंज और एंथैल्पी चेंज कैलकुलेशन में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए, तब तक इसके क्वेश्चंस पे आने की कोशिश करते हैं।
चलिए बेटा एक क्वेश्चन करते हैं रिलेशन पे, डेल एच और डेल वी के रिलेशन पे हम क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है बेटा SO2 गैस आपके लिए एज अ सिस्टम काम कर रही है और उसको हम क्या कर रहे हैं, कंबस्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और हमें वो बाई प्रोडक्ट SO3 दे रही है। तो सबसे पहले इस रिएक्शन को मैं क्या करूँगी, बैलेंस कर लूँगी, ठीक है। अब बेटा इसके लिए हमें मिली हुई है डेल ई की वैल्यू -97 किलो जूल, ठीक है। डेल ई क्या होती है बेटा, इंटरनल एनर्जी चेंज, ये हमें गिवन है। आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है, आपको यहाँ से डेल एच कैलकुलेट करना है, ठीक है। आपको यहाँ से डेल एच कैलकुलेट करना है। आप आर को जानते हैं, आर होता है 8.314 किलो जूल केल्विन पर मोल, ठीक है। 8.314 किलो जूल जूल पर केल्विन पर मोल होता है, जूल पर केल्विन पर मोल होता है। टी आपका टेम्परेचर है, टेम्परेचर आप SATP लेंगे, टेम्परेचर आप SATP लेंगे तो 298 केल्विन हो गया। STP 273 होता है, SATP एम्बिडियंट मैं पहले बता चुकी हूँ, आप इन रिलेशंस में टेम्परेचर 298 केल्विन ही लेंगे, ठीक है। अब बेटा हमें यहाँ से रिलेशन लगाना है और आपको पता है कि डेल H का डेल E से जो रिलेशन है वो ये है डेल NGRT, ठीक है। इस रिलेशन का ही यूज करके हम यहाँ आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि गिवन सिस्टम, बेटा ये सिस्टम ही है, ये कोई गैस है, जो गैस यहाँ पर प्रेजेंट है वो हमारे लिए सिस्टम ही है। सिस्टम क्या है, थर्मोडायनेमिक ऑब्जर्वेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म, तो ये हमारे लिए सिस्टम है। इस सिस्टम पे इम्प्लीमेंट करके हमें ये वैल्यूज निकालनी है। बेटा डेल ई की वैल्यू हमें गिवन है, हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा डेल NG। डेल NG क्या होता है बेटा, डेल NG होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट इन गैसियस कंपोनेंट माइनस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ऑफ गैसियस कंपोनेंट, ठीक है। अब इस रिएक्शन पे ये अप्लाई करके देखना है, हमारे पास प्रोडक्ट कौन है, SO3, नंबर ऑफ मोल कितने हैं उसके अंदर, हम देखते हैं नंबर ऑफ मोल उसके अंदर कितने हैं बेटा 1 माइनस, अब बेटा प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड में 1 और रिएक्टेंट साइड में 1 + 1/2 हो गए बेटा, तो 1 हो गया, तो -1 हमारे पास क्या आ गई बेटा, डेल NG की वैल्यू। नाउ पुट दिस वैल्यूज इन दिस, तो डेल H हमें कैलकुलेट करना है, डेल E हमारे पास -97 है, अच्छा डेल NG हमें प्लस करना है, दैट इज -1/2। R की वैल्यू मैं फिर से आपको याद दिलवा दूं कि डेल E की वैल्यू अगर किलो जूल में है तो R की वैल्यू भी किलो जूल में होनी चाहिए, 0.008314 किलो जूल पर केल्विन पर मोल इनटू में 298 केल्विन, ठीक है। ध्यान रखेंगे केल्विन से केल्विन कैंसिल हो गया, ये किस में है बेटा, ये किलो जूल में है, ठीक है। तो किलो जूल से किलो जूल तो नहीं कटेगा, किलो जूल पर मोल एज इट इज रहेगा, ये नंबर है। जब आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो 98 किलो जूल के करीब आएगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ डेल H, 98 किलो जूल के नियर बाई। तो ये वैल्यू किसकी रहेगी, ये रहेगी डेल H की। देखिए डेल E से हमने इस रिलेशन का यूज करके डेल H की वैल्यू कैलकुलेट की है, ठीक है। टेम्परेचर आपको एम्बिएंट टेम्परेचर लगाना है, R आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमें डील करने को मिलेंगे इस रिलेशन के ऊपर, तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए और इसको राइट डाउन कर लीजिए।